हमने विशलदेव रास के बारे में आपको बताया था। विशलदेव रास की भाषा, विशलदेव रास के रचयिता कवि दो हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे कि विशलदेव रासों की कथा संक्षिप्त में लिखिए या कथा का सार लिखिए, या विशलदेव रास वस्तु संयोजन आदि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम आज विशलदेव रास की जो कथा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, विस्तार से बताया जाएगा। विशलदेव रास एक प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें अजमेर के राजा विशलदेव चौहान और धारा नगरी के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती की कथा वर्णित है। विशलदेव रास के प्रारंभ में आंकड़े के द्वारा रासकार ने केदार राग में इसके गाने का निर्देश दिया है। यह प्रस्ताविक छंद है, इसमें वस्तु निर्देशन भी प्राप्त होता है। अब ये जो नाम आए हैं केवल ऐतिहासिक नाम है। भोज राजा जो है इतिहास में प्रसिद्ध है, उसकी पुत्री का नाम देखो। आपसे छोटा प्रश्न पूछ ले कि विशलदेव की नायिका का नाम क्या है, तो इसकी नायिका का नाम राजमती है, इस पर है। अब आगे कथा होती है। रास का मंगलाचरण गणेश वंदना से होता है, फिर सरस्वती का वंदन करते हुए कथा आरंभ की जाती है। पहले जो है देखो, मंगलाचरण आपको पहले भी बताया है कि काव्य का प्रारंभ करते हैं, कोई भी कवि काव्य का प्रारंभ करते हैं तो उससे सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण की परंपरा प्राचीनता से है, संस्कृत से है। और विशलदेव रास के जो कवि है नरपति नाला, वो भी इससे अलग नहीं हुए। मंगलाचरण किया जाता है, गणेश जी की वंदना है। गणेश के बारे में आपको पता ही है, गणेश जी के। इसकी कथा इस प्रकार है। मालव देश में धार नाम की नगरी थी। मालवा देश में धार नाम की नगरी थी, वहाँ राजा भोज राज्य करता था। उसके राजमती नामक कन्या थी। एक दिन रानी ने कहा कि अपने रहते ही राजमती का विवाह कर दो। तब राजा ने पांड्या को बुलाया और वर खोजने के लिए कहा। पांड्या शब्द आया इसमें। राज्य आज्ञा प्राप्त कर वह पांड्या अर्थात पुरोहित जैसलमेर, अयोध्या, मथुरा आदि नगरों में गया, परंतु एक भी सुयोग्य वर दिखाई नहीं दिया। फिर उसने विशलदेव राय को देखा। उसने धारा नगरी में जाकर राजा भोज को अजमेर के राजा विशलदेव नाम सुझाया। कहा कि विशलदेव अजमेर का राजा है, पराक्रमी है, सुंदर है, चरित्रवान है, बहुत से गुण बताए। राजा ने लगन सुपारी विशलदेव के पास भेज दी। पांड्या ने पुरोहित अर्थात पुरोहित ने अजमेर पहुंचकर राजा विशलदेव के चरण प्रक्षालित किए अर्थात चरणों को धोया तथा माणक मोती का चौक पुराकर, ये राजस्थानी में है, गीतों में भी आती है, माणक मोती का चौक पुराकर राजमती की सगाई कर दी। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। चौहानों के कुल का मानो उद्धार हो गया, सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिनके यहाँ परमार वंशी राजकुमारी की सगाई हुई। अब देखो कि यहाँ जो कथा है
कि ब्राह्मण को भेजा सगाई के लिए, ब्राह्मण को भेजा। और वहाँ इतना मतलब आप देख सकते हैं कि उस समय की जो परंपरा थी, ऐसा वर्णन पृथ्वीराज रासों में भी आया है। पद्मावती समय वहाँ तो वो कह देते हैं कि सगाई भी करके आ जाओ और शादी की तारीख भी तय करके आ जाओ। यहाँ जब वो देखते हैं और वो बताते हैं तो उनको ये कहते हैं कि वहाँ जाओ और सगाई करके आ जाओ। पांड्या ने उन्हें निवेदन किया, करो नरे सौ की बीनती, आयो जान करी आज सवेर। अब देखो ये कहते हैं करो नरेश विनती, विनती करी नरेश से, और जान लेकर के अर्थात बारात लेकर के आपको आना। विशल देव बारात लेकर धार नगरी में पहुंचा। बारात का स्वागत करने में कोई कसर नहीं रही। अति आनंद उत्साह से विशल देव और राजमती का विवाह हो गया। अब यहाँ विवाह में एक रीत परंपरा जो विशल देव रास में आई है वो है खीरोड़े की। यहाँ वर्णन किया गया है कि खीरोड़ा आता है, और जो खीरोड़े में, खीरोड़ा शब्द ये जो विशल देव में आया है, ये शब्द इसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये राजस्थानी शब्द है, प्राचीन शब्द है और एक विशेष समुदाय से संबंध रखता है। जब हम कथा इसको विस्तार से पढ़ेंगे, कर रहे हैं, तो उस कथा में जो ये शब्द आया है खीरोड़ा, ये है पुष्करना समाज की एक रीति है, रिवाज है शादी होने पर कि वधू पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ शादी वाले दिन, जैसे इसमें आया ना कि चरण को धोए, वो सारे किए, वहाँ वधू के पिता जो होते हैं वो सामान ले जाते हैं। उसमें दूध होता है, दाल होती है, रसाल होती है, और वहाँ जाकर के वो वाकदान करते हैं। वहाँ गोत्राचार का उच्चारण किया जाता है। दोनों ओर से गोत्राचार बताने के बाद वहाँ एक तरह से विवाह की जो रस्म होती है वो शुरू होती है गोत्राचार से। तो यहाँ भी आया है कि वो खीरोड़े का जो सामान है वो ब्राह्मणों को दे दिया, जबकि ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता है। और उसके बाद में शादी होने के बाद दहेज में मांडलगढ़, अमर माल और 12 दुर्गों सहित चित्तौड़ पटरानी ने 1.25 लाख, नागरचाल, ढूंढ, टोडा, बूंदी और कुंडाल तथा दूसरी रानियों ने मंडोवर, सौराष्ट्र एवं गुजरात के प्रदेश दिए। विवाह करके विशल देव अजमेर लौट गए। विवाह होने के बाद में, और इसमें भी क्या है कि विवाह में जो गीत गाए गए, मंगल गीत गाए गए, राजस्थानी में जो परंपरा है गीतों की, और शादी होती है तो क्या होता है, महिलाएं उस समय गालियां देती है, गीत गाए जाते हैं, वो सारी परंपराएं सारी उसका ध्यान रखते हुए इस कथा में आए। अजमेर आ गए। अजमेर आने के बाद एक दिन विशल देव ने गर्व करके कहा कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ, मेरे अजमेर जैसा गढ़ और अना सागर जैसा सरोवर है, नवलक्षी सांबर जैसा देश है, जैसलमेर तक मेरे थाने हैं, मैं पाटन और सोरठ का भी स्वामी हूँ। और फिर आगे उसने कहा
कि मेरे यहाँ नमक की खान है, मेरे यहाँ नमक होता है। नमक का जो महत्व, नमक की जो बात, उसने कहा कि मेरे यहाँ गर्व करके, अहंकार करके, घमंड में ये कहा कि मेरे बराबर कोई राजा नहीं है। पति और पत्नी दोनों थे। जब उसने ये कहा गर्व भरी बात, तो रानी राजमती ने कहा कि आपको इस प्रकार गर्व करना उचित नहीं है। और उसने कहा गर्व तो राजा रावण का भी नहीं रहा। आप अहंकार में जो बातें कह रहे हैं, जो आपके मुख से बातें निकल रही हैं, ये अहंकारपूर्ण बातें हैं। और अहंकार तो रावण का नहीं रहा, आपसे भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं। तो अहंकार करके आपको नहीं बोलना चाहिए। हे महाराज, आप अहंकार न करें। राजा सुनता रहा। फिर राजमती ने कहा कि आपसे बढ़कर के हैं, एक उड़ीसा के ही राजा को लीजिए जिनके हीरों की खान है। उसने कहा आपके यहाँ तो किसकी खान है? नमक की। और नमक क्या है? बहुत सस्ता है। और उड़ीसा के राजा के यहाँ तो किसकी खान है? हीरों की खान है। आप क्या उनकी बराबरी करेंगे? रानी का ताना सुनकर विशलदेव अप्रसन्न हो गया और बोला कि तुम्हें उसका क्या पता। तो यहाँ देखो जो शब्द आए हैं, विशलदेव रास में शब्दों का जो चयन किया है, इससे ये पता चलता है कि ये नागौर के पास की और बीकानेर की बोली के समीप की भाषा है। 12 साल री गोरड़ी। अब वो कहते हैं तू तो 12 साल री गोरड़ी। गोरड़ी शब्द के बारे में पहले भी बताया, अभी भी बता रहे। गोरड़ी शब्द किससे बना? गोरी से, बालिका से। कि तू तो 12 साल की गोरड़ी है, तुम्हें कैसे पता कि उड़ीसा के यहाँ हीरों की खान है। पहले देखो उड़ीसा पहुँचने में, जानने में बहुत समय लगता था। आज का समय नहीं है कि 12 साल में कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन उस समय की बात है जहाँ ये वर्णन किया कि 12 साल की तू तो थी और तुम्हें कैसे पता कि वहाँ हीरों की खान है। अब वो कहती है, राजा बहुत कहता है, तब वो अपने पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताती है। पूर्व जन्म की कथा इसमें आई है। हम आगे जो है, अगले जो वीडियो में इसके आगे की पूरी कथा आपको बताई जाएगी, जो पूर्व जन्म में उसकी राजमती की। देखो क्या है कि प्राचीन जो साहित्य है उसमें पूर्व जन्म की कथाएं होती है, पूर्व जन्म का वृत्तांत याद रहता है। और इसमें भी ये पूर्व जन्म की कथा कवि ने डाली है, तभी तो कथा आगे बढ़ेगी। बड़ी छोटी पुस्तक है ये, लेकिन पूर्व जन्म की कथा का भी इसमें उल्लेख किया है। अगले में हम पूर्व जन्म की कथा के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा।